हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ड केमिस्तान। आज हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर के थर्ड वीडियो लेक्चर पे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। मैंने वेपर प्रेशर के बारे में आपको डिटेल से समझाया था, उसकी डिपेंडेंसी के फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए आज हम उसी लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स का है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के बारे में भी समझाया था। वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब जिनका वेपर फॉर्मेशन पॉसिबल होता है, एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब जिनका वेपर फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक सॉल्यूशन लिया है, एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया है जिसमें कि दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और दो के दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। ठीक है, तो उस वोलेटाइल लिक्विड का जो सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है और उसके लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके जो पहले वाला लेक्चर आपको दिया था वो किसके ऊपर था, वेपर प्रेशर के ऊपर था। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या होता है और इसके जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो हम कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें कि सबसे पहले मैं इंडिविजुअल सॉल्यूशंस को कंसीडर करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ये क्लोज कंटेनर है जिसमें कि कोई कोई लिक्विड ए रखा हुआ है। ठीक है, ये ए टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है मेरे पास, क्लियर, जिसमें कि ए के वेपर्स जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, और ए के वेपर्स जनरेट हो रहे होंगे तो उनका एक क्या होगा, अपना इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा। ठीक है, तो ए एक वोलेटाइल लिक्विड है जिसका कि वेपर फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो मैंने एक क्लोज कंटेनर में ए को अभी इंडिविजुअल लिया हुआ है, तो इसकी वजह से जो इसका वेपर प्रेशर होगा उसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पीए नॉट। नॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअली अभी मैंने केवल ए को रखा हुआ है, अभी मैंने दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर नहीं मिक्स किया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एक और मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, जिसमें कि कौन सा लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड बी प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें भी एक हमारा लिक्विड रखा हुआ है जिसके ये मॉलिक्यूल्स बी हैं। ठीक है, ये भी एक वोलेटाइल है तो इसका भी वेपर फॉर्मेशन पॉसिबल है और इसका भी वेपर फॉर्मेशन पॉसिबल है, तो इसका भी क्या हो रहा होगा, एक वेपर प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, पीबी नॉट। ध्यान दीजिए, ये पीए नॉट पीबी नॉट को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इंडिविजुअल क्यों, क्योंकि अभी हमने इसको मिक्स नहीं किया है, अभी ये क्या है, ये प्योर कंपोनेंट है। ठीक है, एक प्योर कंपोनेंट ए है और दूसरा प्योर कंपोनेंट बी है। बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पीए नॉट को देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ, पीए नॉट है हमारा इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और इसी को हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ठीक है, सिमिलरली मैं पीबी नॉट को क्या बोल सकता हूं, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ बी और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। बात समझ गए। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम इनको बोलते हैं, या तो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब चलिए, इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने क्या कर दिया, आपस में मिक्स कर दिया, इन दोनों लिक्विड्स को आपस में हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, इनको मिक्स किया तो देखिए जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, जिसमें दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट हैं, उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, सपोज करिए मेरे पास ये कंटेनर लिया, अब इसमें ए के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये ए के मॉलिक्यूल्स हो गए और साथ में बी के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये बी के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब देखिए, अगर दोनों लिक्विड्स वोलेटाइल हैं तो जो वेपर फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा, जो वेपर फेज है उसमें ए भी जाएगा और बी भी जाएगा। तो मतलब अब ऊपर जो वेपर जनरेट होगा उसमें ए के वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे और उसमें बी के वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये वेपर फेज में हमारा ए भी गया हुआ है और ये वेपर फेज में हमारा बी भी गया हुआ है। ठीक है, बात समझ गए। दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स थे और दोनों के वेपर फॉर्मेशन पॉसिबल थे। क्लियर। अब देखिए यहां पे मैं बात करूं तो ये एक ऊपर गैसियस मिक्सचर अपने को मिलेगा।
ठीक है। और इस गैसियस मिक्सचर में ए का कुछ अपना वेपर प्रेशर है और बी का कुछ अपना वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो ए का वेपर प्रेशर यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं पी ए एंड बी का वेपर प्रेशर कंसीडर कर लेते हैं पी बी। बात समझ रहे हैं? ए का वेपर प्रेशर पी ए एंड बी का वेपर प्रेशर पी बी, ठीक है। ये पी ए इस पी ए नॉट से कुछ अलग होगा, क्योंकि ये तो क्या था, जब इंडिविजुअल कंपोनेंट ए था तो उस टाइम का इसका वेपर प्रेशर था। बट यहाँ पे अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया है, तो दोनों को अगर मिक्स किया है तो दोनों के वेपर प्रेशर थोड़े से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस पे कुछ अब मॉलिक्यूल्स ए के होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स बी के होंगे। तो जो ऊपर वेपर बनेगा उसमें ए और बी दोनों के वेपर्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अब देखिए हम यहाँ पे कुछ टर्म्स कंसीडर कर लेते हैं। लाइक हमने जो नीचे ए के मॉलिक्यूल्स लिए हुए थे, ठीक है, उनमें ए का जो मोल फ्रैक्शन था, ठीक है, ए का जो मोल फ्रैक्शन था वो एक्स से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, और जो बी का मोल फ्रैक्शन था वो एक्स बी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। जो कंपोनेंट ए था उसका मोल फ्रैक्शन एक्स से और जो कंपोनेंट बी था उसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी, ठीक है। वेपर फेज में भी यही कंपोजिशन रहे ऐसा नहीं है, ठीक है। वेपर फेज में कंपोजिशन चेंज भी हो सकता है। लाइक अगर मेरा यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन एक्स से था तो ऊपर वेपर फेज में जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा वो कुछ अदर वाई ए होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है तो ऊपर वेपर फेज में जो बी का मोल फ्रैक्शन होगा वो भी कुछ अलग होगा, वो वाई बी से कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। नीचे लिक्विड फेज में ए का मोल फ्रैक्शन एक्स से, वाई बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी, और ऊपर वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन वाई ए एंड बी का मोल फ्रैक्शन वाई बी, ठीक है। तो इसका तो अभी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले इस पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए राउल्ट क्या बोलता है, ठीक है। मैं अगर राउल्ट्स लॉ की बात करूं तो राउल्ट हमसे बोलता है कि फॉर अ, ठीक है, मैं राउल्ट्स लॉ को पहले आपके लिए लिखता हूं, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, ठीक है, for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution, ठीक है। ये है राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो देखिए क्या मतलब है इसका, कहता है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या, कि एक सॉल्यूशन है जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों का वेपर फॉर्मेशन पॉसिबल है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, अब जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर को ही मैंने यहां किससे डिनोट किया हुआ है, पीए पीबी से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है, तो वो हमने क्या कंसीडर कर रखा है, एक्स ए एंड एक्स बी कंसीडर कर रखा है। बात समझ रहे हैं? क्लियर? तो देखिए अब इसको मैं अगर लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, जो पी ए की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए के, ठीक है। ए का वेपर प्रेशर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए का जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब भाई जितना ज्यादा ये मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वो वेपराइज होगा, जितना ज्यादा वेपराइज होगा उतना ज्यादा ए का क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा क्या आएगी, उसके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आएगी, ठीक है। सिमिलरली देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जो पीबी की वैल्यू है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आता हूं, ठीक है। अभी देख लेते हैं वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, ठीक है। पी ए की वैल्यू
के एक्स से मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए के की वैल्यू कितनी होगी। सपोज करिए कि इस सॉल्यूशन में बी नहीं रहा होता, ओनली ए रहा होता, ठीक है। तो ओनली ए मतलब ये वाली कंडीशन है। तो जब कि ओनली ए होगा तो उस समय पे क्या होगा, जो पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन है एक्स से वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे तो हमें पता है कि ये एक्स ए प्लस एक्स बी मिला के टोटल कितना होना चाहिए, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो आप सोचिए इस कंटेनर में अगर बी नहीं रहा होता तो ओनली ए कंपोनेंट प्रेजेंट होता और उसका मोल फ्रैक्शन कितना होता, 1 होता, ठीक है। तो उस समय देखिए क्या होता, इफ जो एक्सए की वैल्यू है मैं किसके इक्वल ले लूं, 1 के इक्वल ले लूं, तो क्या हो जाएगा, जो पीए था फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा, पीए नॉट, क्योंकि पीए नॉट क्या था, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, मतलब जब ए अकेला था उस टाइम का वेपर प्रेशर, और वही तो क्या है यहाँ पे, पीए की वैल्यू पीए नॉट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, इफ एक्सए की वैल्यू 1 रख दूं तो इस पीए की जगह मैं क्या रख सकता हूं, पीए नॉट रख सकता हूं इज इक्वल टू के, और एक्सए की जगह पे मैंने रख दिया 1। तो देखिए यहां से के की वैल्यू निकल के क्या आ जाती है, के की वैल्यू पीए नॉट के इक्वल आ जाती है। बात को समझ गए। सिमिलरली देखिए मैं कंपोनेंट बी के लिए भी लिख सकता हूं कि यहां से क्या हो जाएगा, मैं पीबी की वैल्यू लूंगा किसके इक्वल, के एक्स बी के इक्वल, फिर मैं कंसीडर करूंगा इफ एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मैं एक्स बी को 1 रख दूं तो पीबी क्या, पीबी नॉट रहा होगा, और पीबी नॉट इज इक्वल टू के, और ये 1 रहा होगा। यहां से इसके लिए के की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीबी नॉट के इक्वल आ जाएगी। बात समझ गए। तो चलिए अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस के की वैल्यू यहां पे पुटअप कर दें, तो यहां से देखिए हम लिख सकते हैं फिर कि पी ए की वैल्यू कितनी हो गई, पी ए इज इक्वल टू हो गया पी ए नॉट एक्स ए। यही राउल्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए, ठीक है। मतलब हर एक कंपोनेंट के लिए मैं क्या ऊपर जो वेपर प्रेशर निकालना चाहता हूं, पी ए की वैल्यू हो गई पी ए नॉट एक्स ए। सिमिलरली पीबी की वैल्यू क्या हो गई, पीबी की वैल्यू हो गई पीबी नॉट एक्स बी, पीबी नॉट एक्स बी, ठीक है, क्लियर। अब ये हमें दोनों कंपोनेंट के क्या मिल गए, वेपर प्रेशर्स मिल गए, ठीक है। इस वेपर फेज में ए और बी के पीए और पीबी की वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गए। पीए की वैल्यू किसके इक्वल है, पीए नॉट एक्स ए, एंड पीबी की वैल्यू किसके इक्वल है, पीबी नॉट एक्स बी के इक्वल है। इतनी बात समझ गए, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। मैंने एक कंपोनेंट ए लिया, ठीक है, वो वोलेटाइल नेचर का था, उसका वेपर फॉर्मेशन पॉसिबल था। जब उसको इंडिविजुअली लिया तो उसका वेपर प्रेशर पीए नॉट था। सेकंड, मैंने एक और लिक्विड बी लिया जो कि वो भी वोलेटाइल नेचर का था, उसका भी वेपर फॉर्मेशन पॉसिबल था, और उसका जो वेपर प्रेशर था वो कितना था, पीबी नॉट था, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर। अब मैंने दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया, ठीक है, फिर एक नया सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन को जब मैं वेपराइज करूंगा, जब इसमें वेपर फॉर्मेशन होगा तो ऊपर वेपर में दोनों के वेपर्स प्रेजेंट होंगे, ए और बी के दोनों के वेपर्स प्रेजेंट होंगे। इस कंडीशन में कुछ अलग ही वेपर प्रेशर्स होंगे ए और बी के। तो ए का नया वेपर प्रेशर पीए माना, बी का नया वेपर प्रेशर पीबी माना, ठीक है। नीचे ए और बी के मोल फ्रैक्शंस कंसीडर किए, एक्स ए और एक्स बी कंसीडर किए। फिर देखिए राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि जो हमारा वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वहां से देखिए हमने लिख दिया ये कि पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सए के, और पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सबी के। फिर मैंने देखो के की वैल्यू आपको बता दी, क्या हो जाएगा, के की वैल्यू यहाँ के लिए पीए नॉट और इस कंडीशन के लिए पीबी नॉट, वो वैल्यू को हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब मुझे इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर बताना था, ठीक है, इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस गैसियस मिक्सचर को कंसीडर करूं, ये क्या बन जा रहा है, ऊपर जो वेपर्स हैं वो मिलके गैसियस मिक्सचर बना देंगे। और गैसियस मिक्सचर में अगर मुझे हर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर पता है तो मैं उसको एड अप कर दूं तो क्या टोटल प्रेशर नहीं आ जाएगा। इसी को हम 11th में क्या बोलते थे, डॉल्टन्स लॉ। अगर आपको याद है, किसी भी है ना
दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस का कोई भी मिक्सचर हो तो जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए क्या अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ मैं डाल्टन्स लॉ फॉर दिस गैसियस मिक्सचर। ठीक है, तो चलिए फिर हम लगा देते हैं फॉर द गैसियस मिक्सचर बाय डाल्टन्स लॉ। बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, फॉर द गैसियस mixture by Dalton's law। ठीक है, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन के लॉ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? ठीक है, पी टोटल की वैल्यू या पी सॉल्यूशन की वैल्यू। ठीक है, पी सॉल्यूशन की वैल्यू या पी टोटल वैल्यू क्या होगी? पीए प्लस पीबी के इक्वल होगी। ठीक है, ये डाल्टन बोलता है क्योंकि वो एक गैसियस मिक्सचर है। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज को अगर पुटअप कर दें, ठीक है, तो वैल्यूज को पुटअप करते हैं तो पीए की वैल्यू किसके इक्वल है? ठीक है, पीए की वैल्यू है पीए नॉट एक्सए के इक्वल, पीए नॉट एक्सए के इक्वल, प्लस पीबी की वैल्यू है पीबी नॉट एक्सबी के इक्वल। ठीक है, तो ये पी टोटल की वैल्यू हो जाती है। ध्यान दीजिए ये बाय डाल्टन्स लॉ आया, राउल्फ लॉ जो था वो ऊपर था। ठीक है, राउल्फ लॉ से के बेसिस पे हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात को? ओके, तो चलिए हम इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी का यूज़ हम न्यूमेरिकल में काफ़ी करने वाले हैं। क्लियर? तो अभी यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये जो x से xp था वो मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज था। ठीक है, सॉल्यूशन में, और पीए नॉट पीबी नॉट ए और बी के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर थे, और ये पीटी क्या था? सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर था। ओके, चलिए अब देखिए मैं इसी फॉर्मूले को ओनली XA या XB के फॉर्म में क्या कर सकता हूँ? मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं कहूँ मॉडिफिकेशन में, ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूले को, मॉडिफिकेशन। ठीक है, किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ XA। ठीक है, XA के टर्म में। तो देखिए अभी हमने कहा कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, वी नो XA प्लस XB की वैल्यू, XA प्लस XB की वैल्यू वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो देखिए ऊपर का जो ये फॉर्मूला है इसमें मैं क्या XB की जगह, ठीक है, XB की जगह 1 माइनस XA रख सकता हूँ। XA को उधर लेके जाऊं तो ये 1 माइनस XA लिख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इस फॉर्मूले में उठा के मैं पुटअप कर दूं तो देखिए यहाँ से P टोटल का फॉर्मूला क्या XA के टर्म में नहीं आ जाएगा? आ जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट, ठीक है, XB की जगह रख दिया 1 माइनस XA। बात समझ गए? तो देखिए यहां से क्या हो सकता है, इसको मैंने ओपन कर लिया, PA नॉट XA प्लस PB नॉट माइनस PB नॉट XA हो जाएगा ऐसा। अब देखिए मैंने XA वाले टर्म को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो XA वाले टर्म को कॉमन लिया, ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट है? PB नॉट रख दिया, पहले ये PB नॉट इधर रख लिया, फिर मैंने क्या किया? प्लस XA को कॉमन लेके बाहर किया तो अंदर क्या बचेगा? PA नॉट माइनस PB नॉट, और बाहर हमने कॉमन लिया है XA को। तो देखिए क्या इस टर्म में भी मैं टोटल प्रेशर के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ओनली XA के टर्म में भी मैं फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकता हूं। क्लियर? सिमिलरली देखिए XB के टर्म में भी हम फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं इसी बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए XB के भी टर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट। क्लियर? तो देखिए इन टर्म्स ऑफ अगर मैं XB की बात करूं, इन टर्म्स ऑफ XB की बात करूं तो मैं वापस से अब देखिए लिखूंगा कि XA प्लस XB की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो XB की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 1 माइनस XA रखा था मैंने। ठीक है, सिमिलरली देखिए XA की वैल्यू, ठीक है, और XA की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस XB लिख सकता हूँ। ठीक है, तो XA की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस XB हो जाएगी। तो उसको पुटअप कर लेते हैं। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला देखिए PT क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा क्या? PA नॉट
अभी हमें बी के टर्म में मॉडिफाई करना है, तो एक्स ए को हटा के क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स बी रखेंगे। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स बी रख लिया, क्लियर, प्लस पी बी नॉट एक्स बी, क्लियर। वापस से ओपन किया तो देखिए ओपन करके क्या हो जाएगा, इसको पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, लिख सकते हैं ऐसा। फिर देखिए मैंने कॉमन लिया एक्स बी को, तो यहां से देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए नॉट, अगर मैंने माइनस एक्स बी कॉमन ले लिया तो हो जाएगा अंदर क्या बचेगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट बचेगा। ठीक है, एक तो ऐसे लिख सकता हूं कि सपोज करिए मैंने माइनस एक्स बी को बाहर निकाल लिया, तो माइनस एक्स बी को निकालूंगा तो ये तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा पी ए नॉट और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस पी बी नॉट। ठीक है, और बाहर मैंने क्या निकाला था, एक्स बी। एक तो देखिए इस तरीके से लिख सकता हूं, और अदरवाइज मैंने अगर ये माइनस बाहर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस को अंदर लेके गया तो अंदर क्या लिख सकता हूं, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। कभी कभी फॉर्मूला देखिए ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है कि क्या, पी ए नॉट, या देखिए मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया होता बाहर, तो बाहर प्लस लिया होता पी ए नॉट के साथ प्लस में, जैसा ऊपर प्लस में था। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता था, फिर अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाते, तो फिर मैं लिख सकता था पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ठीक है, इंटू एक्स बी। बात को समझ गए। ठीक है, तो ये पी टोटल के इस तरीके के मॉडिफाइड फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पी टोटल वाले फॉर्मूले से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको सिंपल सा करना क्या है, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए रख सकते हैं, या एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए। तो ये था हमारा राउल्ट लॉ का थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई किया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो वेपर फेज था हमारा, ठीक है, ये हमने जो ऊपर वेपर फेज सीखा कि ये हमारा जो वोलेटाइल मिक्सचर ऊपर बना हुआ था, इस वेपर फेज में ये मोल फ्रैक्शंस कैसे निकलेंगे, ठीक है, उसका कैलकुलेशन। कभी कभी देखिए न्यूमेरिकल में ध्यान से पढ़िएगा, न्यूमेरिकल में दोनों चीजें पूछी हो सकती हैं या दोनों में से कोई भी एक, कि मोल फ्रैक्शन, सपोज करिए सब कुछ गिवन है, इस पी टोटल में सब कुछ गिवन है और मोल फ्रैक्शन हमसे कैलकुलेट करने को पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ध्यान रखिए कि वेपर फेज में पूछ रहा है या लिक्विड फेज में पूछ रहा है। लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शंस तो इसी फॉर्मूले से निकलेंगे, लेकिन वेपर फेज के लिए हमें अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। वेपर फेज के लिए उस ऊपर वाले गैसेस मिक्सचर में हमें निकालना है कि मोल फ्रैक्शन कितना होगा। बात को समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं मोल फ्रैक्शन का, किस में, इन वेपर फेज में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके नीचे ही कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ठीक है, तो हमने कहा जो मोल फ्रैक्शंस थे, ए का हमने वेपर फेज में माना था वाई ए और बी का हमने माना था वाई बी। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूं आपके लिए, मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज। ठीक है, तो इसके जब भी न्यूमेरिकल आए तो ध्यान से देखिएगा कि वेपर फेज में पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन या लिक्विड फेज में। तो मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज की बात करूं तो देखिए वेपर फेज में जो होता है, अगर कोई गैसियस मिक्सचर है तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का, है ना, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये सबने पढ़ा हुआ है, पीटी। ठीक है, 11th में गैसेस स्टेट के चैप्टर में, डॉल्टन के उसमें ही। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ऐसा बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ए और बी कंपोनेंट, ठीक है, इनका पार्शियल प्रेशर कितना था इस गैसेस मिक्सचर में, अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस वेपर फेज में, तो पार्शियल प्रेशर ए का कितना था, पी ए था। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर कंपोनेंट ए, ठीक है, फॉर कंपोनेंट ए जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना था, पी ए था। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू, अब मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज का लेना है, वो कितना था, वाई ए था, इनटू टोटल प्रेशर पी टी। ठीक है, अब यहां से देखिए मुझे वाई ए को कैलकुलेट करना है, तो वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए डिवाइडेड बाई पी टी हो जाएगी। लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, और बाकी हमें ये पी ए पी टी की वैल्यूज देखिए ऑलरेडी पता है। अभी हमने कहा पी ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पी ए की वैल्यू इक्वल होगी पी ए नॉट एक्स ए के, और पी टी की वैल्यू होगी पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पी ए हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और पी टी निकालना है तो कैसे कर सकते हैं भाई, पी ए नॉट एक्स ए प्लस
पी बी नॉट एक्स बी। बात समझ गए? तो ये हो जाएगा क्या, गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा ये। सिमिलरली देखिए मैं बी के लिए भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब बी के लिए भी मैं लिखूं सेम, ठीक है। तो फॉर कंपोनेंट बी, फॉर कंपोनेंट बी तो क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टी, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से वाई बी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, पी बी डिवाइडेड बाई पी टी हो जाएगा ऐसा। या वापस से मैं देखिए पी बी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, तो पी बी की जगह मैं लिख सकता हूं पी बी नॉट एक्स बी, पी बी नॉट एक्स बी डिवाइडेड बाई पी टी की जगह पे वही अपना, ठीक है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। अब देखिए दोनों को सम करते तो टोटल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, दोनों को सम करूंगा, ऊपर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और नीचे तो एक डिनोमिनेटर में कॉमन हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, वाई ए प्लस वाई बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। बात समझ गए, वाई ए प्लस वाई बी भी ऊपर वेपर फेज में क्या होगा, 1 के इक्वल आना चाहिए, वो आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से अपना वाई ए वाई बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए राउल्ट लॉ के लिए हम थोड़ा ग्राफ भी एक छोटा सा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। राउल्ट लॉ के लिए ग्राफ देखिए कैसे बनता है, एग्जाम में कभी कभी ग्राफ भी बनाने को आता है, ठीक है। तो ग्राफ फॉर राउल्ट्स लॉ, ठीक है, मैं आपको यही कॉर्नर में बता देता हूं, राउल्ट्स लॉ। तो देखिए अगर ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने एक एक्सिस लिया जिस पे वेपर प्रेशर को डिनोट करेंगे, और नीचे जो है वो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे, ठीक है। ये वाले एक्सिस पे हम वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे के एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहे हैं। अब मोल फ्रैक्शंस देखिए ए और बी के क्या क्या लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए यहां से मैंने स्टार्ट किया ग्राफ को, ठीक है, एक्स ए की वैल्यू रखी मैंने 1, मतलब जो कंटेनर था उसमें ओनली कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट था, एक्स ए प्रेजेंट था, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो अगर बी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना ले लिया, 0 ले लिया। अब देखिए इस एक्सिस पे मैंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन को धीरे धीरे कम किया, बी के मोल फ्रैक्शन को धीरे धीरे इंक्रीज किया, ए को घटाया बी को बढ़ाया। तो फाइनली चलते चलते सपोज करिए अब मैंने एक्स ए को इधर 0 ले लिया और एक्स बी को इधर कितना ले लिया, 1 ले लिया। ये 1 से घट के 0 पे आ गया, ये 0 से घट के 1 पे आ गया। मतलब अब इस साइड में क्या है, ओनली प्योर कंपोनेंट बी प्रेजेंट है, बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, ए का मोल फ्रैक्शन 0 है। तो मतलब अब कंटेनर में कौन सी कंडीशन है, वो केवल क्या है, वो बी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा कि जो पी ए की वैल्यू है वो, ठीक है, एक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए जैसे जैसे अब ये एक्स ए कम होगा, सपोज करिए पहले कंटेनर में केवल एक्स ए प्रेजेंट था तो उसके यहाँ पे ज्यादा वेपर प्रेशर थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो देखिए किस तरीके से सीधी लाइन आती है ना, ड्रॉ होगा ऐसा, क्योंकि भाई एक का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। ऐसे मैं अगर ड्रॉ करूं बी के लिए, ठीक है, अगर मैं बी के लिए ड्रॉ करूं तो बी का मोल फ्रैक्शन अब बढ़ रहा है इधर को, तो बी की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं, बी की वजह से मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए जो टोटल प्रेशर होगा वो ये वाला ग्राफ आपको डिनोट करेगा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू देगा। ठीक है, ये पीटी की वैल्यू देगा। सपोज करिए ये वाला जो ग्राफ जा रहा था वो किसके लिए जा रहा था, ठीक है, ये ग्राफ जो जा रहा था हमारे लिए ए के लिए जा रहा था, तो ये ए को डिनोट कर रहा था पी ए, ये पी ए जिसकी वैल्यू क्या होती है, पी ए नॉट एक्स ए के इक्वल होती है। और ये वाला जो ग्राफ जा रहा था वो किसके लिए जा रहा था, बी के लिए जा रहा था, तो पी बी जिसकी वैल्यू क्या होती है, पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल होती है। ठीक है, और ये पी टोटल का ग्राफ है। ठीक है, पी टी जो कि किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। बात समझ गए। ठीक है, एक बार वापस से ग्राफ को देख लीजिए, पहले मैंने केवल ए को लिया। अच्छा, ए की वजह से जो यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा वही तो क्या होगा, पी ए नॉट। ये वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो यही तो पी ए नॉट रहा होगा।
और ये वाले पॉइंट पे केवल बी प्रेजेंट था, ठीक है, तो ये क्या रहा होगा, पी बी नॉट रहा होगा, ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पे हमने कहा जब कंटेनर में केवल एक ही प्रेजेंट है तो वही तो उसका क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, है ना, प्योर कंपोनेंट है, ये था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, ठीक है। और इस ग्राफ में देखिए एक चीज और बहुत ही अच्छी ध्यान देने वाली है कि मैं किसी भी पॉइंट पे अगर हाइट की बात करूं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में भी, कि ये देखिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लूँ ग्राफ में कहीं पे भी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो हाइट होगी, अब ये वाला ग्राफ किसके लिए था, ए के लिए था, ठीक है, तो ए के लिए यहाँ से ये ए को ये ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा था और बी वाली ग्राफ को ये लाइन यहाँ पे कट कर रहा था, ठीक है, और बेस से मैंने इसकी हाइट ले ली, सपोज करिए बेस से ये ग्राफ की जो हाइट थी ये h1 थी और बेस से ये वाली ग्राफ की जो हाइट थी वो h2 थी, तो ये टोटल ग्राफ की हाइट होगी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये h बोल रहा हूँ, ठीक है, ये टोटल ग्राफ की हाइट को मैं क्या बोल रहा हूँ, h बोल रहा हूँ। तो जो h की वैल्यू होगी, ठीक है, जो h की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, इस h1 प्लस h2 के इक्वल होगी, इस h1 प्लस h2 के इक्वल होगी। ऐसा किसी भी पॉइंट पे ट्रू है, ठीक है, ऐसा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, मैं इस पॉइंट पे भी ले लूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, तो ये वाली हाइट जो होगी प्लस ये वाली हाइट जो होगी इस वाली हाइट के इक्वल होगी। मैं यहाँ पे ले लूँ तो ये वाली जो हाइट होगी प्लस ये वाली जो हाइट होगी वो ये वाली हाइट के इक्वल होगी। क्लियर है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए अब हम फटाफट कुछ राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एक दो सिंपल से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए हम अपना पहला न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए इसमें मैंने आपके लिए दोनों तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम किया हुआ है। कहता है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। ठीक है, एक हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर है? हेप्टेन एंड ऑक्टेन का। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों ही कंपोनेंट्स के हेप्टेन का, ठीक है, एक हमने हेप्टेन लिया हुआ है और दूसरा क्या, ऑक्टेन लिया हुआ है। दोनों के क्या दिए हुए हैं, हमें वेपर प्रेशर दिए हुए हैं। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस। क्लियर है? तो ये मतलब कौन से हमें प्रेशर्स दिए हुए हैं, ये इंडिविजुअल वेपर प्रेशर दिए हुए हैं। ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, मैंने एक सॉल्यूशन का मिक्सचर बनाया जिसमें कि क्या था, 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन था एंड 35 ग्राम ऑफ क्या था, ऑक्टेन था। एंड दूसरा देखिए एक और क्वेश्चन इसे में ऐड किया है कि ऑल्सो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। ठीक है, वेपर फेज जब जो जनरेट होगा उसमें दोनों ही कंपोनेंट के क्या बताने हैं, मोल फ्रैक्शंस हमें बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें कि कंपोनेंट ए और बी दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें ए भी है और साथ में बी भी है। ठीक है, तो ए को मान लेते हैं, सपोज करिए कंपोनेंट ए जो था वो है अपना हेप्टेन, तो हेप्टेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C7H16। ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट बी था वो क्या हो जाता है, हमारे पास ऑक्टेन है यहाँ पे, तो ऑक्टेन है C8H18। क्लियर? कंपोनेंट ए को हेप्टेन मान लिया, कंपोनेंट बी को ऑक्टेन मान लिया। अब इनके मोलर मास की अगर मैं बात कर लूं तो इसका मोलर मास मैं पहले लिख देता हूं, 12 7 जा 84 प्लस 16 कितना हो जाएगा, इसका अगर मैं मोलर मास ले लूं तो 100 हो जाएगा। और इसका मैं अगर मोलर मास ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, मोलर मास 12 8 जा 96 प्लस 18 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने मोलर मास लिख दिया क्योंकि मुझे मोल निकालना है, और मोल निकाल के मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन पता होगा तभी तो राउल्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा लास्ट वाला। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए यहाँ से मैं मोल कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मोल कैलकुलेट करता हूँ, मोल मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास कितना लिया था, 26 ग्राम हेप्टेन का लिया था। ठीक है, तो मास हो गया 26 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे, 0.26। क्लियर? और इसका मैं मोल कैलकुलेट करूं, मोल किसका, ऑक्टेन का। ठीक है, मोल हेप्टेन का NH लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, और मोल ऑक्टेन का NO लिख देता हूं।
ठीक है, O फॉर ऑक्टेन। NO कितना था, मास कितना लिया था हमने यहाँ पे 35 ग्राम लिया था ऑक्टेन का, ठीक है। तो मास ले लिया 35 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना था 114। तो ओवरऑल देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके लिए 0.307 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें दोनों के मोल्स मिल चुके हैं, तो अगर मोल मिला है तो क्या निकालूंगा, फिर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन की मुझे जरूरत है। तो देखिए x पहले मैं हेप्टेन का निकालता हूँ, हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा उसका मोल कितना था 0.26 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने थे 0.26 प्लस 0.307 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 0.4585, ठीक है। मैं वैल्यूज को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। 4585। सिमिलरली देखिए मैं एक्स ऑक्टेन निकालना चाहता हूँ, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो अब मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है, अब मैं 1 में से माइनस कर दो तो ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होना है 1 होना है, ठीक है। तो एक्स ऑक्टेन निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ 1 माइनस 0.4585 कर सकता हूँ। तो ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन आ जाता है 0.5415। बात समझ गए, एक का मोल फ्रैक्शन निकाल के दूसरे के लिए 1 में से माइनस कर दिया, अब दोनों का मोल फ्रैक्शन मिल गया। क्लियर है ये बात, मास दिया था उससे मैंने मोल फ्रैक्शन तक का काम कर लिया। अब देखिए मुझे क्या निकालने हैं दोनों के, अब जब दोनों का वेपर फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ए का भी वेपर फॉर्म होगा, यहाँ पे बी का भी वेपर फॉर्म होगा, ठीक है। तो दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, मुझे वेपर प्रेशर निकालना पड़ेगा। वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या करूंगा, पीए निकालना है तो पीए नॉट एक्स और पीबी निकालना हो तो पीबी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो पीए मतलब ए मैंने ये हेप्टेन को मान रखा है, तो पीए मतलब हेप्टेन वाले का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा पीए नॉट एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए नॉट कितना था हमारे पास, पी ए नॉट की वैल्यू देखिए हमें पता थी, ऊपर हमें दी हुई है, ठीक है, कि जो हेप्टेन था उसका कितना था ये 105.2 किलो पास्कल था और जो ऑक्टेन था उसका, ठीक है, पी ए नॉट कितना था 46.8 था। तो वो वैल्यूज का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जब पी ए को पी ए नॉट रखना है तो कितना रखेंगे, वो 105.2 किलो पास्कल पी ए नॉट था हेप्टेन का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, ठीक है। और उसका मोल फ्रैक्शन कितना आया हेप्टेन का 0.4585। तो ये देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पीए की वैल्यू जो यहाँ से आ जाती है, ठीक है, वो आती है 48.23 किलो पास्कल। बात समझ गए। सिमिलरली देखिए मैं बी का वेपर प्रेशर निकाल सकता हूँ, पीबी कैसे, पीबी नॉट एक्स बी, बी यहाँ पे कौन था ऑक्टेन था, पीबी नॉट एक्स बी, तो उसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, उसका जो ऊपर वेपर प्रेशर दिया था इंडिविजुअल वो कितना दिया था 46.8 और उसका जो मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो कितना था 0.5415। तो इसका ओवरऑल देखिए प्रेशर कितना कैलकुलेट हो क्या आता है 25.34, ठीक है, किलो पास्कल। अब बात आती है टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दें, है ना। पीटी की वैल्यू क्या थी, पीटी की वैल्यू थी पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी, या बोलूं तो क्या पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी, वही हमने पीटी लिखा था। तो वो टोटल कितना हो जाएगा 48.23 प्लस 25.34, ये देखिए सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अराउंड 73.57, ठीक है, ये हो जाएगा किलो पास्कल में टोटल प्रेशर। एक तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। किसका आंसर, ये वाले क्वेश्चन का, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ दिस मच ग्राम हेप्टेन एंड दिस मच ग्राम ऑक्टेन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात क्या थी, मोल फ्रैक्शंस, और नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, ऑल्सो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो देखिए वेपर फेज के लिए अभी अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूला दिया, ठीक है, कि अगर मुझे निकालना है वेपर फेज में तो वाई ए की वैल्यू, मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो मेरे पास क्या थी, मोल फ्रैक्शन को हमने ऊपर क्या वाई ए वाई बी जो माना था, ठीक है। तो वाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हेप्टेन, ए मतलब हेप्टेन, ठीक है। तो वाई ए की वैल्यू क्या, पी ए डिवाइडेड बाई पी टी, ये लिखा हमने पीछे, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू देखिए यही है 48.23 डिवाइडेड बाई पी टी कितना आया था, ये आया हमारे पास, है ना, यही तो पी टोटल निकला, ये पी टी है, ठीक है, ये पी ए है, ये पी बी है,
ठीक है। तो पीटी कितना है हमारे पास 73.57। इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कितना आ जाएगा 0.65 ए का। ऐसे ही बी का मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं वेपर फेज में, देखिए बी का मोल फ्रैक्शन वाई बी, तो वो क्या हो जाएगा पीबी बाई पीटी, पीबी बाई ठीक है पीटी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए पीबी यहाँ पे लिखा हुआ है 25.34 और नीचे पीटी वही है 73.57। तो ये देखिए मोल फ्रैक्शन, वैसे तो मैं 1 में से माइनस करके भी लिख सकता था, है ना 0.35। अगर ये सही है तो दूसरा भी सही होगा, ये गलत होगा तो दूसरा भी गलत होगा, ठीक है बात समझ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हम भाई दोनों को कैलकुलेट करके सम करके देख सकते हैं 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए दोनों का समेशन कितना हो रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये देखिए मोल फ्रैक्शंस, ये देखिए लिक्विड फेज में अलग थे, जबकि वेपर फेज में देखिए मोल फ्रैक्शंस क्या हो गए, चेंज हो गए। बात ध्यान दीजिए, है ना। लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शंस कुछ अलग थे, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन चेंज हो गए, ठीक है। अब ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अच्छा किसका ज्यादा आया, वाईए का। क्यों ज्यादा आया ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर देखिए जो वेपर प्रेशर था, ठीक है, वेपर प्रेशर प्योर वेपर इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर देखो तो हेप्टेन का वेपर प्रेशर ज्यादा था, ऑक्टेन का वेपर प्रेशर कम था। तो मतलब हेप्टेन ज्यादा वेपर बनाने की टेंडेंसी रख रहा है। तो हेप्टेन अगर ज्यादा वेपर बनाने की टेंडेंसी रख रहा है तो जो मोल फ्रैक्शन आएगा इन वेपर फेज वो भी देखिए किसका ज्यादा आया, हेप्टेन का ज्यादा है। ए का मतलब क्या, हेप्टेन, है ना। बात समझ गए, क्लियर है। तो देखिए एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वेपर फेज वाले, बाकी ऐसे तो ये नॉर्मल न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, ये तो हर कोई कर लेता है, क्लियर। तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया हुआ है, ग्राफिकल क्वेश्चन, जो मैंने आपको ग्राफ समझाया, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद भी सोच सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाया मैंने, वही पी ए और पीबी का, पी ए जा रहा है, पीबी ये जा रहा है और पी एस ये टोटल सॉल्यूशन का पी टोटल या पी एस भी लिखते हैं जिसको हम। तो पूछता है कि भाई ये जो एक्स पॉइंट पे हमने ये लाइन ड्रॉ करी है उस पर क्या करेक्ट होगा, इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ठीक है। तो देखिए ये लाइन जो हमने ड्रॉ कर रखी है उस पर क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू एस जेड। तो देखिए ए के लिए ग्राफ कौन सा था, ये वाला था, और यहाँ पे जो x से होता हुआ ये लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है वहां पे देखिए यही वाली हाइट तो क्या किसको डिनोट कर रही है, ए के वेपर प्रेशर को, ठीक है। तो अगर इस x पॉइंट से होता हुआ मैं डाउन द ग्राफ जाऊं तो यहाँ पे ये एस जेड ही तो क्या है, ए का उस टाइम पे वेपर प्रेशर है, क्योंकि वो ए का ही ग्राफ जा रहा था, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए एस जेड होगा, ये बात बिल्कुल सही है, बात समझ रहे हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखिए वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू जेड वाई। अब देखिए बी का ग्राफ ये जा रहा था अपना, ठीक है, बी का ये वाला ग्राफ है, तो क्या ये जेड वाई के इक्वल है ये वाला डिस्टेंस, नहीं, हमें देखिए बेस से लेना है। बी का जो ग्राफ है, ठीक है, वो बेस से लेना है। ये वाली हाइट क्या डिनोट करेगी, ये जो नीचे एस से जा रहा है, एस से लेके वाई तक वो डिनोट करेगा कि बी का वेपर प्रेशर कितना है। बात समझ रहे हैं, बेस से हमें डिस्टेंस लेना है जो भी लेना है, ठीक है। बेस से इस ग्राफ का, बेस से दूसरे वाले ग्राफ का, बेस से तीसरे वाले ग्राफ का, वो तीनों के लिए वेपर प्रेशर डिनोट करेगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ बी वो जेड वाई नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो एस वाई होगा। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, ये वाला करेक्ट हो जाता है कि वेपर प्रेशर ऑफ बी एस वाई के इक्वल होगा। अब देखिए जो एक मैंने आपको पॉइंट बताया, पॉइंट क्या बताया कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे मैं बात करूं ग्राफ के, तो ये वाली जो हाइट होती है प्लस ये वाली जो हाइट होगी दूसरे ग्राफ के लिए, वो इस टोटल प्रेशर के इक्वल होगी, ठीक है। क्योंकि भाई यही पी ए था, यही पी बी था, पी ए प्लस पी बी ही मिला के तो क्या मिलेगा, पी टी मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए अब चेक करें कि वैसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि नहीं। एस जेड ये हो गया ए का, है ना, एस जेड ही तो क्या है, ए का वेपर प्रेशर है पी ए, और ये देखिए एस वाई तो क्या था, बी का था, ठीक है। तो ये देखिए एस जेड प्लस एस वाई वो टोटल किसके इक्वल होगा, एस एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट एक्स पॉइंट क्या होगा, एक्स पॉइंट पे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एस जेड प्लस एस वाई के इक्वल होगा। तो ये भी देखिए क्या है, सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप इजीली अब न्यूमेरिकल को अप्रोच कर सकते हैं। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसमें जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें आप, अभी हमने लास्ट में हेनरीज लॉ डिस्कस कर लिया, ये राउल्ट लॉ डिस्कस किया, ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ।